उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा में आपका दांडिक विधि और प्रोसीजर के अंदर रेगुलेशन भी आता है और इसमें से भी 1 और 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये भी मुख्य परीक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है, यानी कि प्री में तो 15 नंबर का आता ही आता है, बट मुख्य परीक्षा में ये 2 प्रश्न भी इससे ज़रूर आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो पैरा 139 से है और इसमें वो प्रोसीजर बताया गया है कि जब मृत्यु के उपरांत शव परीक्षा की जाती है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये पैरा 139 में है और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आज मैं आप सभी को बहुत स्टेप बाय स्टेप इसमें लगभग 8 से 9 पॉइंट्स के अंदर पूरे प्रोसीजर को समझाऊंगी। और यहाँ देखिए जो आपका रेगुलेशन है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, इसमें 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है। एक तो आपका 139 पैरा से हो गया, दूसरा आपका अन्वेषण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, और एक आपका गिरफ्तारी के पश्चात प्रक्रिया हो गई, और एक आपका आपने देखा होगा अकाल वाला जो प्रश्न है वहाँ से ज़रूर पूछा गया है। और ये सारे के सारे रिपीटेड हैं, याद रखिए, ठीक है। यहाँ लेकर आए हैं, आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि जिस व्यक्ति के क्या होना है, जिस व्यक्ति के शरीर की क्या होनी है, परीक्षा की जानी है शव की, उसको किसी खोल में रखा जाएगा। किसको? शरीर को किसी खोल में, और उसी अवस्था में रखा जाता है जिसमें वो पाया गया है। शरीर जिस स्थिति में पाई जाएगी वो डेड बॉडी, उसे उसी अवस्था में खोल में रखा जाएगा और उस शरीर पर कोई भी ऐसा लेप नहीं लगाया जाएगा कि भाई शरीर को जो है विकृत होने से बचाने के लिए उस पर लेप लगा दो, नहीं। क्योंकि अगर इस तरीके का काम किया जाएगा तो हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसके सब परीक्षा के पश्चात मामले की कार्यवाही में प्रयोग की जा सकती हैं, वो सारी इस तरीके की प्रक्रिया के बाद नहीं मिलेगी। तो पहला स्टेप कि वो जो बॉडी है, जो शव है जिसका परीक्षण होना है, उसको खोल में रखा जाएगा उसी अवस्था में जिसमें मिला है, और उसको खराब होने से बचाने के लिए आप कोई लेप नहीं लगाओगे, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है। अब क्या काम किया जाएगा, देखिए अब दूसरा काम है कि अब उस शरीर के साथ कौन कौन जाएगा। एक तो पुलिस कांस्टेबल जाता है और एक चौकीदार जाता है, ये दोनों लोग उसके साथ जाएंगे। अब यदि थाना और जो चिकित्सा अधिकारी है जहां पर उसकी परीक्षा होनी है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 20 मील है। तो अब क्या किया जाए, क्या वो लोग एक बार थाने से चलना शुरू करके चिकित्सा अधिकारी के पास जाके रुके डायरेक्ट? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। उनको बीच में जो है उस कांस्टेबल को, चौकीदार को जो बॉडी के साथ गए हैं, जो मध्यवर्ती क्या पढ़ते हैं, थाने पढ़ते हैं, उन पर विश्राम करने के लिए अवकाश उनको दिया जाएगा, ठीक बात है। तो पहला क्या है कि बॉडी को खोल में रखा जाएगा उसी अवस्था में जिसमें मिली है। उसके बाद उसके शरीर को खराब होने से बचाने के लिए उस पर कोई लेप नहीं लगाया जाएगा। फिर उस शरीर के साथ एक कांस्टेबल जाएगा और चौकीदार भी जाएगा, और अगर वो थाना जहाँ से वो जा रहे हैं और चिकित्सा अधिकारी जिसके पास जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में 20 मील का अगर डिफ्रेंशिएट है तो फिर उनको जो है बीच में जो थाने पड़ेंगे उनमें आराम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई अब जब वो लोग रेस्ट करेंगे तो उस टाइम के अंदर क्या वहाँ पर किसी और की ड्यूटी लगाई जाएगी? तो बिल्कुल। जब वो कांस्टेबल और चौकीदार, अब उन्हें रेस्ट करने का टाइम दिया गया, मतलब विमुक्त किया गया उनकी ड्यूटी से, तो ऐसी स्थिति में अब उस शरीर का परीक्षण करने के लिए जिन आरक्षियों, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब बाहर जो उसको रख दिया और आप लोग रेस्ट करने लगे, नहीं। तब तक और जो आरक्षी और चौकीदार हैं, मतलब कांस्टेबल चौकीदार है, उनकी ड्यूटी लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब उनका नाम कहीं नहीं होगा भाई, उनका नाम भी ऐड किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जो पुलिस फार्म संख्या 13 और 33 होता है उसमें उनका भी नाम अंकित किया जाएगा, जो डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे उनके विश्राम करने पर, जिन्होंने उसका परीक्षण मतलब देखभाल की, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि अब सबके साथ जाने वाले जो ये आरक्षी थे, आरक्षी कहते हैं कांस्टेबल को, ठीक है। सबके साथ जाने वाले जो आरक्षी थे, इनको थाने के स्थायी अग्रिम से, क्योंकि भाई ये बताइए कि जब ये उस शव के लिए सबको साथ लेकर जाएंगे तो इनका खर्चा वगैरह तो होगा ना, कि उस शव को ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी में चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए और बहुत सी सारी चीज़ों के लिए। अब ये दोनों थोड़ी करेंगे उस काम को। तो अब इस शव के साथ जाने वाले जो कांस्टेबल हैं उनको थाने के जो एक स्थायी वहाँ की निधि होगी
उससे अग्रिम से, ठीक है, उसकी जो अग्रिम होगी उससे जो कुली होंगे उनको, और जो आने जाने में और बाकी एक्स्ट्रा खर्चा होता है उनकी पूर्ति के लिए धनराशि दी जाएगी। और जो मुख्यालय होता है ना उससे भी एक चेक दिया जाएगा यदि शव वहाँ भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि भाई जो आरक्षी उस शव को लेकर जा रहे हैं उन्हें शव को उतारने वगैरह के लिए, उन्हें खर्चों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इतनी बात आप सिंपल याद रखना, अगर आप पूरा ना लिख पाएँ तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भाई आगे हम लोग 5th पॉइंट पर, ठीक है। किस पर आते हैं, 5th पॉइंट पर आते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि शव को भेजने वाले अधिकारी द्वारा, शव को भेजने वाला जो शव है उसको भेजने वाला जो अधिकारी है वो आरक्षी मतलब कांस्टेबल को यह आदेश देगा कि वह सामान्य अपेक्षाओं के साथ, सामान्य अपेक्षा मतलब और भी तो रिक्वायरमेंट होती है ना, उनके साथ इसे चिकित्सा अधिकारी को सौंप दे। यानी कि अब उनका जो रास्ते वाला सफर था वो पूरा हो गया। अब वो कांस्टेबल जो शव के साथ गया था वो क्या काम करेगा, जो भेजने वाले अधिकारी के द्वारा उससे कही गई थी उनके साथ चिकित्सा अधिकारी को उस शव को सौंप देगा। और याद रखिएगा ऐसा नहीं कि चिकित्सा अधिकारी को शव को सौंपने के बाद उसका काम खत्म हो गया, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है भाई। अब वो क्या करेगा, वह तब तक शव का भार साधक रहेगा। कौन, ये कांस्टेबल और चौकीदार। कब तक, जब तक चिकित्सा अधिकारी अपनी पूरी परीक्षा, इनके शव का परीक्षण पूरी तरीके से नहीं कर लेता है, ठीक है। और यदि मृतक के संबंधी नहीं है भाई, हाँ तो ये तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी ही होगी उसको। साथ ही साथ और क्या करना होगा कि अगर मानो वो जो डेड बॉडी थी जिसका उसने परीक्षण कराया था, अब चिकित्सा अधिकारी ने अपना काम कर लिया, लेकिन अब उसके बाद क्या होना है, डेड बॉडी का डिस्पोजल होना है, अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उससे संबंधित कोई भी जो व्यक्ति है वो वहाँ पर नहीं मिला भाई। उसका मतलब कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी संबंधी नहीं, तो वहाँ पर वो क्या कराएगा भाई, डेड बॉडी का निपटारा सब करा के आएगा। समझ रहे हो। तो ये 5वां पॉइंट कह रहा है कि शव को भेजने वाला अधिकारी जो भी आदेश देगा उन सारे कामों को कांस्टेबल कंप्लीट करेगा। और तब तक चिकित्सा अधिकारी परीक्षण नहीं कर लेता तब तक वो भार साधक में रहेगा उसके में, ठीक है। उसके पश्चात अगर उस मृतक का कोई संबंधी रिलेटिव वहाँ प्रेजेंट नहीं है, अज्ञात व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में जब सबका निपटारा किए जाने तक का उसका काम होगा। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है कांस्टेबल और चौकीदार की। अब यहाँ पर जो अन्वेषण अधिकारी था मतलब जो चिकित्सा अधिकारी था, अब वो क्या करेगा, अब उसने केवल परीक्षण ही नहीं किया और भी काम करेगा। जब उसने मतलब परीक्षण किया शरीर का, तो उस शरीर का वर्णन करते हुए अब वो 2 प्रतियां तैयार करेगा। मतलब जिसने शरीर का परीक्षण किया है उसकी बॉडी के बारे में पूरा वर्णन करते हुए 2 प्रतियां बनाएगा। उनमें क्या क्या रखेगा, अब देखिए इनमें उन चोटों का वर्णन होगा जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और उसकी एक प्रति आरक्षी को और एक प्रति डाक प्रभारी अधिकारी को भी देगा। ये सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाएंगी, उसके द्वारा कंप्लीट की जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम 7 पॉइंट पर। 7 पॉइंट क्या कह रहा है कि ये तो चलो ये तो चोटों का वर्णन करते हुए था, ठीक है यानी कि ये तो चोटों का वर्णन करते हुए था। देखिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर ऐसी चोटें भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं, जो नहीं भी दिख रही है, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, क्या 7 पॉइंट में आप देखेंगे इस विवरण के अलावा, मतलब एक ये चोटों का विवरण करते हुए भेजेगा। अगर आप इसमें पूरा नहीं कर सकते, सिंपल कर लीजिए कि जो व्यक्ति, जो चिकित्सा अधिकारी ने परीक्षण किया है वो उसकी बॉडी का वर्णन करते 2 प्रतियां बनाएगा, ठीक है। इसमें एक प्रति तो जो कांस्टेबल है उसको दे देगा और एक प्रति बाय पोस्ट किसको दे देगा, प्रभारी अधिकारी को भेज देगा। अभी वो और भी तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा, इस विवरण के अलावा, उपरोक्त विवरण के अलावा वो एक और भी विवरण तैयार करेगा जिसमें वो उस सब का जो पूरा का पूरा हुलिया है ना उसको बताएगा, उस सब की स्थिति क्या थी ये भी खोलेगा और मृत्यु का कारण क्या था ये भी खोलेगा, ठीक है। जहां तक अन्वेषण अधिकारी इसका निश्चय कर पाने में सक्षम है, समर्थ है। कहने का मतलब है कि मृत्यु का रीजन जहां तक वो अपने आप सटीक लगा पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, मतलब ऐसा निश्चय उसने कैसे किया, इन सब चीजों को बताते हुए वो एक और प्रति जो है उनके पास भेजेगा और विवरण तैयार करेगा भाई, ठीक है। उसके अलावा भी अब यहाँ पे ये सारे काम हो गए। अब 8वां पॉइंट क्या कह रहा है कि मरणोत्तर यानी कि मरने के पश्चात शव परीक्षा किए जाने का भी पहले की थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट देख लो भाई कि भाई, लेकिन ये जो चिकित्सा अधिकारी था ना, ये शव परीक्षा शुरू करने से पहले जो कांस्टेबल और चौकीदार साथ आए थे ना,
उनसे शिनाख्त भी करवा लेगा बॉडी, क्योंकि अभी उनके पास तो भाई हो सकता है और भी इस तरह की बॉडीज़ हों, तो उन दोनों से मतलब परीक्षण करने से पहले क्या करा लेगा, शिनाख्त करा लेगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लास्ट 9 पॉइंट है कि सिविल सर्जन की रिपोर्ट का जो अनुवाद है वो यथासंभव शीघ्र पुलिस अधीक्षक को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, पुलिस अधीक्षक को दिया जाएगा, और उसकी एक प्रति थाने के भाषातक अधिकारी को भी भेजी जाएगी। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो काम है यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया भाई, क्योंकि जिसको उसको जो चीज़ भेजनी थी सब उसने भेज दी है। तो यहाँ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है क्या, यानी कि मृत्यु उपरांत शव परीक्षण प्रक्रिया पैरा 139। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।